इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। तो इसी हफ्ते होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। बदलने वाला है सरकार का तेवर और कलेवर। मैदान में जल्द मोदी सरकार 3.0। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक देवास का अपना दौरा रद्द कर दिया। अब वो दिल्ली आ रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे सिंधिया इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका देवास का दौरा था, उन्होंने अपना देवास का दौरा रद्द कर दिया है और वो दिल्ली आ रहे हैं। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है और इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक अपना देवास दौरा रद्द कर दिया। उसके बाद वो इंदौर से दिल्ली की फ्लाइट लेंगे। वो दिल्ली पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे वो इंदौर से रवाना होंगे। माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, और उनकी वजह से ही कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार वापस आ पाई और अब उनको उसका इनाम मिलने वाला है। मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है और इसीलिए दिल्ली के लिए रवाना होंगे दोपहर 3:30 बजे इंदौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सहयोगी दलों को भी कई महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। इसको लेकर चर्चा है। जेडीयू मंत्रिमंडल में 4 पद मांग रही है। हालांकि उसे 2 पद ऑफर किए गए हैं और इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है, जिस वजह से मामला खिसक रहा है आगे। इस बीच खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया देवास का अपना दौरा अचानक रद्द कर चुके हैं और अब वो दोपहर 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, महाकाल का आशीर्वाद लिया और महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग अमिताभ, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल का आशीर्वाद ले चुके और अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं, यानी संकेत साफ है, मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। दरअसल 4 दिन का ये उनका जो दौरा था, जो 7 तारीख को ये खत्म, कल उनको दिल्ली रवाना होना था, लेकिन एकदम से अकस्मात आज वो इंदौर से तकरीबन 3:30 बजे की फ्लाइट से सीधे पहुंच रहे हैं। एकदम से ये जो प्रोग्राम था उसको उन्होंने निरस्त किया है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि इन 4 दिनों में धार, बक्सौर, नीमच समेत तमाम जगह, रतलाम पर वो जाकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो तमाम उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे थे जिनकी कोरोना के चलते मृत्यु हुई है। ऐसे में एक उनका व्यापक बड़ा प्रोग्राम था। 4 दिनों तक मध्य प्रदेश में ही रहकर उन्हें जनसंपर्क करना था। जिस तरीके से उनके जो तमाम समर्थक हैं वो भाजपा संगठन में शामिल हुए हैं, ऐसे में बीच प्रोग्राम को छोड़कर जाना ये कहीं ना कहीं बताता है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, अब इसी कड़ी में इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश से अभी जो 4 तकरीबन मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। फग्गन सिंह कुलस्ते, थावरचंद गहलोत के साथ बिल्कुल, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मध्य प्रदेश से जगह मिल सकती है मोदी मंत्रिमंडल में। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बड़ी खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली रवाना हो रहे हैं, यानी अब ये साफ है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। यह निश्चित तौर पे, और जो एक नाम अगले मंत्रिमंडल विस्तार में अब सबसे ज्यादा विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कहा जा रहा है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। और ये स्वाभाविक भी है। जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे तभी बता दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि उनको संसद में भेजने के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार में जगह दी जाएगी, क्योंकि 1 साल लगभग समय लग गया जब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ कैबिनेट के कोरोना के चलते। तो उसके चलते अब जबकि विस्तार हो रहा है तो निश्चित तौर पर सबसे प्रमुख नाम के तौर पर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया कह सकते हैं। और न सिर्फ इन्हें बड़ा प्रोफाइल, न सिर्फ इन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी, बल्कि इनका जो मंत्रालय होगा वो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण महकमा होगा, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होगा।
तो जाहिर तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस प्रकार से बीजेपी में भरोसा जताया था और उनके आने से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो उसके रिवार्ड के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी महत्वपूर्ण महकमे के साथ। और सिंधिया की अगर बात करें तो छवि बहुत क्लीन रही है, काम करने वाले जाने जाते रहे। यूपीए सरकार में भी जब ये मंत्री थे तो बहुत इफेक्टिव मिनिस्टर्स में इनकी भी गिनती होती थी, तो उस लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण चेहरा होंगे जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में एक कंफर्म नाम जो सबसे बड़ा है। दूसरी चीज, इसके अलावा नारायण राणे वो गोवा से दिल्ली आ रहे हैं और नारायण राणे को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना है। तीसरा जो प्रमुख नाम है, जो कि तय नाम है, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। और सोनोवाल को जब असम में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई थी और वो दिल्ली आए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, तभी उन्हें यह बता दिया गया था कि पार्टी अब चाहती है कि आप केंद्र की राजनीति करें और केंद्र सरकार में आपको जगह दी जाएगी। और न सिर्फ जगह दी जाएगी बल्कि आपका भी जो मंत्रालय होगा वो एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होगा। ये तब की बात है, तब उन्हें बता दिया गया था। आज सोनोवाल दिल्ली आ रहे हैं, तो ये सारे नाम जो कि कंफर्म नाम हैं वो यहाँ पे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह वो दिल्ली में अभी डेरा डाले हुए हैं और जेडीयू की बार्गेन अभी चल रही है बीजेपी के साथ। जेडीयू की जो डिमांड है 2 कैबिनेट 2 एमओएस, वो बीजेपी पूरा करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि जेडीयू कैसे मान पाती है अपने नंबर्स को लेकर। बिल्कुल, बीजेपी ऑफर कर रही है 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का, और जेडीयू इससे विपरीत मांग रही है 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। किन किन नामों को जेडीयू की तरफ से भेजा गया है, क्या इस बारे में कोई जानकारी, और क्या इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा? और जेडीयू के अपने अगर पॉलिटिकल कंपल्सन की बात करें तो नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि जो 2 प्रमुख चेहरे उनके पास हैं केंद्रीय कैबिनेट में जगह के लिए, उसमें एक आरसीपी सिंह, एक ललन सिंह। अब ऐसे में दोनों में से वो किसी भेजेंगे, और अगर एक ही कैबिनेट मिलती है तो इन दोनों का प्रोफाइल ऐसा है कि कोई भी दूसरा एमओएस नहीं बनना चाहेगा, नीतीश कुमार नहीं बनाना चाहेंगे। दूसरी चीज की नीतीश कुमार की कोशिश ये रहती है कि अगर कास्ट के हिसाब से जो मैसेजिंग दी जाती है, जो पॉलिटिकल मैसेजिंग जिसे कहते हैं, वो ठीक तरीके से दे पाए। उनका ये मानना है कि अगर 17 सीट बीजेपी के पास है लोकसभा के बिहार में और उसके 5 मंत्री हैं वहां पे मोदी सरकार में, तो जेडीयू के पास 16 लोकसभा सांसद हैं, तो उस हिसाब से 4 मंत्री तो होने चाहिए, जिसमें से 2 कैबिनेट मिले, 2 एमओएस मिले। लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से ये डिमांड पूरी करना संभव नहीं दिख रहा है। और वहां पर फिर नीतीश कुमार को ये समझना होगा कि क्या वो इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, और अगर शामिल होते हैं तो फिर किस नाम को आगे करते हैं, किसे एमओएस बनाते हैं। जो प्रमुख नाम है जैसे कि ललन सिंह, आरसीपी सिंह, संतोष कुशवाहा, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक को लेकर नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव सक्रिय दिख रहे हैं। आपने देखा कि जिस उपेंद्र कुशवाहा से उनकी एकदम नहीं बनती थी, पुरानी अदावत रही, उनको उन्होंने शामिल कराया था, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये माना गया कि कुशवाहा वोट भी दरकने लगा था नीतीश कुमार से, तो उसके बाद उनकी एक खास चिंता रहती है। और उस लिहाज से 2 बार के जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा, जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उन्हें जगह दी जा सकती है। इसके अलावा वो चाहेंगे कि एक और कोई पिछड़ा चेहरा वो मंत्रिमंडल में अगर जगह मिले तो एमओएस के तौर पे भेजे। लेकिन मुश्किल ये होगा कि 2 कैबिनेट देने की स्थिति में बीजेपी नजर नहीं आ रही है, और तब कंप्रोमाइज नीतीश कुमार को ही करना होगा। बीजेपी के साथ समस्या ये है कि वो ये जरूर चाहेगी कि जेडीयू इस विस्तार में शामिल हो, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल का जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के पास अपने अलाई नहीं, शिवसेना अकाली दल में छोड़ के चले गए, उस नैरेटिव को और ज्यादा बल मिलेगा अगर जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होती है। तो ये बीजेपी की चिंता की बात जरूर है, और इस लिहाज से बीजेपी चाहेगी कि जेडीयू को मना के ऑन बोर्ड रखा जाए। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनकी बातचीत जारी है। देवेंद्र, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सहयोगियों को साथ में लेकर चलना और ये दिखाना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए 2024 के लिए, और इसीलिए अनुप्रिया पटेल का नाम भी सामने आ रहा अपना दल की। जी निश्चित तौर पे अनुप्रिया पटेल को भी एक तय नाम के तौर पे आप मान सकती हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाएगी। अनुप्रिया पटेल की बात कर लें तो पिछली सरकार में भी मोदी 1 में वो मंत्री थी, और जब 2019 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तब भी उनको एमओएस के तौर पर ऑफर दिया गया था। वो केंद्रीय कैबिनेट से नीचे कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनकी डिमांड ये थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा तभी वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगी, और तब बीजेपी ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन अब बीजेपी की स्थिति बदली हुई है। अब बीजेपी की स्थिति अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और ऐसे में खासतौर पे पूर्वांचल में जो कुर्मी वोटर्स हैं, जिसकी नेता हैं अनुप्रिया पटेल, उनको साधना है। तो उस लिहाज से पार्टी ये बहुत महत्वपूर्ण मान रही है कि अनुप्रिया पटेल को ऑन बोर्ड लाया जाए। और अनुप्रिया पटेल की अगर आप बात कर लें तो हाल के दिनों में उनकी मुलाकात भी हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और जिला पंचायत अध्यक्ष का 1 सीट उन्हें चाहिए था और पार्टी ने उन्हें दिया, उनका कैंडिडेट जीत भी गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्यान में रखते हुए बीजेपी का जो स्कीम ऑफ थिंग्स है
उसमें बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रिया पटेल की भी भूमिका है और उस लिहाज से उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल रही है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2019 में भी ये जगह मिल रही थी, लेकिन क्योंकि उनकी डिमांड सीधे कैबिनेट मंत्री की थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। जी देवेंद्र, कितने कुल सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है और उसमें जो सहयोगी दल हैं उनका कितना प्रतिशत होगा? और सहयोगी दल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जेडीयू का और दूसरा अपना दल, इसके अलावा एआईएडीएमके को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। सियासी गलियारे में वाईएसआर कांग्रेस को लेकर भी चर्चाएं चलती है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज है वो उस बात को खारिज करते हैं। एआईएडीएमके को लेकर क्या कोई ऐसा फैसला होता है, इसके बारे में तस्वीर अभी साफ नहीं है, क्योंकि उसका कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे एक प्रमुख चीज जो आजकल सियासी गलियारे में बहुत ज्यादा हॉटकेक बना हुआ है बीजेपी शिवसेना को लेकर, वो बातचीत हमारे टॉप सोर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी के बीच बातचीत निश्चित तौर पे चल रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि जहां से ये दोनों अलग हुए थे, आज भी वो परिस्थिति नहीं बदल पाई है। मतलब ये कि शिवसेना सीएम पद का, सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। इसके बीच खबर ये भी है जो आप भी बता रहे, दिल्ली के लिए सर्बानंद सोनोवाल भी रवाना हो रहे हैं, यानी सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है और जिस तरह से देवेंद्र भी कह रहे हैं कि ये नाम लगभग तय है, सर्बानंद सोनोवाल को जगह मिलेगी, मंत्री बनाए जाएंगे, ये तय है। वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय कहा गया कि उनको आश्वासन उसी वक्त दिया गया था कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इसी आश्वासन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद बेहद आसानी से छोड़ा, हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बने और अब सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। यह भी एक तय नाम है जिसे मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 20 नामों में ये वो तय नाम है जिसे असम से जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में। और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, नारायण राणे भी गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तय नाम है जिनको जगह मिलनी है मोदी मंत्रिमंडल में। इसके अलावा सहयोगियों को भी जगह दी जाएगी। देवेंद्र, सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, ये भी उन तय नामों में है जिनको जगह मिलेगी ही मंत्रिमंडल में। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, हालांकि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्हें चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया गया था और तभी ये माना जा रहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा, जिनका हाल के दिनों में पार्टी में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है कांग्रेस छोड़ के जब से वो बीजेपी में आए, तो वहां पर शायद ये सर्बानंद सोनोवाल के लिए खतरा हो सकते हैं। और बाद में वही हुआ। चुनाव नतीजों के बाद जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा दोनों को दिल्ली बुलाया गया था और वहां पर सर्बानंद सोनोवाल से ये कहा गया, हालांकि वो संघ की पसंद थे, लेकिन जो हमारे सोर्स है वो ये बताते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह सर्बानंद सोनोवाल के बजाय हेमंत बिस्व शर्मा के पक्ष में ज्यादा थे, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो उनकी सक्रिय भूमिका रही है, उनके उस टैलेंट से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। और तब उन्हें ऐसा लग रहा था, गृहमंत्री अमित शाह का ये मानना था कि अगर हेमंत बिस्व शर्मा को कमान सौंपी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा असम के डेवलपमेंट के लिहाज से। और तब सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली बुलाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने यह कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा सीएम होंगे, आपको दिल्ली में जगह दी जाएगी। हालांकि सर्बानंद सोनोवाल ने तब ये कहा था कि मैं असम राज्य में ही काम करना चाहूंगा। उनकी इच्छा ये थी कि असम के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाए, लेकिन जाहिर तौर पे बीजेपी आलाकमान ये नहीं चाह रहा था कि वहां पे फिर से 2 पावर सेंटर का मैसेज आए, क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बनकर रहते हैं तो चाहे ना चाहे वो 2 पावर सेंटर का मैसेज जाता। और इस लिहाज से पार्टी ने यह तय किया और तभी उनको ये बताया भी गया था कि आपकी इच्छा जो हो, लेकिन पार्टी आपकी भूमिका केंद्र में देख रही है और केंद्र में आपको महत्वपूर्ण महकमा दिया जाएगा जिसमें आप ज्यादा बेहतर तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं, अपने राज्य की भी सेवा कर सकते हैं। यानी ये आश्वासन पहले ही सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया था और तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, नारायण राणे क्या दिल्ली के लिए निकल चुके हैं? कब तक वो दिल्ली पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज सुबह के वक्त ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस तरह की खबरें लगातार उनके परिवार की तरफ से मिल रही है कि नारायण राणे को फोन आया था, जिसके बाद में नारायण राणे दिल्ली के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। उनके बेटे हैं, उनके बेटे का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली से कॉल था, उसके बाद वो निकल गए हैं दिल्ली के लिए। इस तरह की किया जा सकता है पॉलिटिकली, तो इस मैसेजिंग के लिहाज से जेडीयू जरूर चाहती है कि पशुपति पारस को जगह दिया जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से पशुपति पारस के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी हमें नहीं मिला है कि क्या उन्हें जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। देवेंद्र, इसके अलावा एक नाम और है, इस बिहार से महत्वपूर्ण है कि इनको जगह मिलती है कैबिनेट में या नहीं, लंबे समय से इंतजार है, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी।
जी हाँ, और इसमें आपको मैं एक दिलचस्प बताऊं कि जिस प्रकार से असम का मामला हुआ था, वैसे ही जब बिहार का मामला हुआ और बिहार में जब सरकार बननी थी तो सुशील मोदी उससे पहले दिल्ली उनको बुलाया गया था। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में न सिर्फ वो बीजेपी संगठन के अध्यक्ष से बल्कि देश के प्रधानमंत्री से भी मिले थे और वहां पे बातचीत में उनसे तब ये पूछा गया था कि अगर आप डिप्टी सीएम नहीं होते हैं तो कौन से लोग डिप्टी सीएम बेहतर हो सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप नहीं होंगे, फिर भी अगर आप नहीं होते हैं तो कौन होंगे। उसके बाद उन्होंने चॉइस बताया था जो कि अभी डिप्टी सीएम आपको रोकेंगे देवेंद्र, यहाँ पर आपसे आगे बात करेंगे। फिलहाल सुनाते हैं अपने दर्शकों को ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वो इंदौर से रवाना हुए दिल्ली के लिए, उस दौरान उन्होंने क्या कहा। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। दिल्ली से बुलावा आ गया है, कितनी बजे तक निकलना है और क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद ये आपने सुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे थे कि सिंधिया परिवार का संबंध रहा है महाकाल से बहुत पुराना और इसीलिए वो दर्शनों के लिए आए। हालांकि इस सवाल को वो टाल गए कि वो दिल्ली जा रहे हैं क्या, दिल्ली में उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी क्या। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए अर्चना, चूंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसमें जो वक्त है वो वक्त बेहद कम बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जब भी तैयारी होती है किसी भी चुनाव को लेकर के या किसी भी स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स को लेकर के, तो निश्चित तौर पर पहले से शुरू कर दी जाती है। तो ये मान के चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस हैं यानी कि जो पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में, उनको तरजीह दी जा सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब विस्तार होगा। तो निश्चित तौर पर इसमें जो सबसे पहला नाम आ सकता है सहयोगी दलों में, उससे बताया जा रहा है कि अपना दल से अनुप्रिया पटेल का नाम चल रहा है। इसके अलावा निषाद पार्टी से संजय निषाद की जो डिमांड थी वो प्रवीण निषाद के तौर पे एक अलायंस पार्टनर के तौर पे पूरी हो सकती है। साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की बात किया जाए तो रीता बहुगुणा जोशी का नाम भी काफी तेजी से आगे चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो जब सांसद बनी उससे पहले वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी और महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि अनुभव के साथ साथ जो अलायंस पार्टनर हैं उनको तरजीह देना और उनके साथ समन्वय बैठाना और आने वाले चुनावों की तैयारी करना, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। बिल्कुल, तो देखना होगा उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व होता है इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में। हम इसी बड़ी खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।